नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम बेहतरीन हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का मैं भावना बाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल एप्लीकेशन में इशू की वजह से हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, क्योंकि क्लास शुरू होते ही एप्लीकेशन में जो पिक्चर का इशू था वो होने लगा। सभी क्लासेस के साथ ये हुआ था, तो क्लासेस बेसिकली जो थी वो चल नहीं पाई। सही करते 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 लगभग 45 मिनट हमें हो चुकी थी और उसके बाद जो क्लासेस थी सारी एप्लीकेशन से हट चुकी थी, तो वो फिर से शेड्यूल होती तो टाइम वहाँ वेस्ट हो जाता और क्लास भी नहीं हो पाती। इसीलिए फिर अंत में हमने क्लास को ना होना ही पॉसिबल समझा। तो प्यारे बच्चे अब आ जाओ, अब आपकी क्लास होगी। तो आज हम एसिड और बेस को कर देंगे खत्म। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एसिड के बारे में बताया था और हमने बात करी थी कल की क्लास में बेस के बारे में। यानी मैंने आप लोगों को अम्ल के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को बताया था क्षार के बारे में, कि भाई अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये बात आपने पढ़ी थी। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अब अम्ल जो होते हैं इनके बारे में आपको और भी बातें पढ़नी है, जैसे कि आप लोगों को पूछेगा कि जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान कितने से कितने के बीच होता है। तो जब हम बात करते हैं पीएच मान की प्यारे बच्चों, तो जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है बच्चा, तो किसी भी पदार्थ की, यानी कि पदार्थों को अम्ल या क्षार, पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय गुणों के बारे में बताने के लिए, अम्लीय या क्षारीय गुणों को बताता है, अम्लीय या क्षारीय गुणों को बताता है जो पीएच मान होता है। तो आप लोगों को पूछ ले कि किसी भी पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की पहचान कराना। ठीक है, तो पीएच जो वैल्यू होती है इसका क्या काम होता है। कभी भी आपको पूछे कि पीएच मान जो होता है इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो पीएच मान का इस्तेमाल करते हैं पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुणों की पहचान कराना। तो आप लोग करते हो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मैटर। तो कोई भी पदार्थ क्या है प्यारे बच्चे, अम्लीय है या क्षारीय है, इस चीज़ की पहचान करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पीएच मान को करते हैं। अब मैम पीएच मान कैसे बताता है कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, तो ये बात आपको पता चलती है पीएच स्केल से। तो चलिए बात करते हैं पीएच स्केल की बेटा। ठीक है, तो बात करेंगे पीएच स्केल की। पीएच स्केल जिसको हम लोग पीएच पैमाना भी कहते हैं, पीएच पैमाना। मैम इस पीएच पैमाने की खोज किसने करी थी, तो पीएच स्केल की या पीएच पैमाने की जो खोज करी थी, जो डिस्कवरी करी थी, वो करी थी प्यारे बच्चों, आप बताओगे सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन। तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था बेटा, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने खोज करी थी पीएच पैमाने की। अच्छा मैम ये क्या होता है पीएच पैमाना या पीएच स्केल, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। भाई पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो होता है ना, ये एक स्केल ही है। इस पर ना कुछ नंबर लिखे रहते हैं बेटा, इस पर कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 0 से 14 तक नंबर लिखे रहते हैं इस पर। तो ये है पीएच स्केल या पीएच पैमाना आप लोगों का। तो ये एक तरीके से बेसिकली स्केल ही होता है, एक पैमाना है जिसका इस्तेमाल हम चीज़ों को नापने के लिए करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ क्या है बेटा, कौन सी चीज़ क्षार है। तो पीएच पैमाना एक तरीके का पैमाना ही है। अरे यार, पीएच स्केल ऐसा स्केल है जिसको हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। भाई तुमने तो कई बार क्या करा होगा, ड्राइंग बनाई होगी, ड्राइंग में जब आलेखन बनाते थे स्केल से सीधी लाइन खींचते थे, तो वो भी एक स्केल था। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में भी एक स्केल यूज होता है जो ये बताता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ क्या है बच्चा, बेस है। तो इस तरीके का पैमाना होता है बेटा ये। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है। तो भाई ये कैसे बताता है कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस, तो मान लो ये पीएच स्केल है बेटा।
ठीक है, इस पर नंबर लिखे रहते हैं कुछ, इस पर 0 से शुरू होकर बीच में होता है 7 और लास्ट में होता है 14। तो 0 से 14 तक ही नंबर होते हैं इस पर पीएच स्केल पर, ठीक है, और बीच में होता है 7। अगर कोई चीज तुम इस पीएच स्केल पर डालोगे और वो 0 से 7 के बीच में रुक जाती है, 0 से 7 के बीच में अगर कोई चीज रुकेगी तो वो अम्ल है बेटा। फिर उसको क्या मान लेते हो आप? एसिड मान लेते हो, अम्ल मान लेते हो। क्लियर? और मैम अगर कोई चीज 7 से 14 के बीच में रुके तो उसको तुम क्षार मान लेते हो। तो पीएच पैमाना बताता है कि कौन सी चीज अम्ल है और कौन सी चीज क्षार है। मैम कौन सी चीज अम्ल होती है? जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि 0 भी हो सकता है लेकिन 7 नहीं। मैम अगर कोई एकदम 7 पर आकर रुक जाता है तो उसको हम फिर उदासीन कहते हैं। आपने पढ़ा था ना कि जो नाभिक था, नाभिक का जो नाभिक पर जो आवेश था वो उदासीन था। नाभिक ना अम्लीय है ना क्षारीय है, उदासीन था, न्यूट्रल। तो भाई जो चीज एकदम 7 पर रुक जाती है तो उसको हम न्यूट्रल कह देते हैं। तो भाई जो भी चीज 0 से 7 के बीच में रहेगी उसको अम्ल मानेंगे, 7 से 14 के बीच में रहेगी उसको क्षार मानेंगे, और एकदम 7 पर रुक जाएगी उसको उदासीन मानेंगे। मैम उदासीन क्या होता है? तो उदासीन होता है आसूत जल। कभी भी पूछे कि आसूत जल जो होता है, यानी कि आप लोग बताएंगे कि जो आसूत जल है डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है इसका पीएच मान कितना होता है आपको पूछ ले, तो डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान एकदम 7 होता है बेटा। बेटा ऑक्सीजन आपको पूछ ले, ऑक्सीजन का पीएच मान एकदम 7 है। तो पानी हुआ या डिस्टिल्ड वाटर हुआ, इनका पीएच मान होता है एकदम 7, ठीक है। अब मैम डिस्टिल्ड वाटर कौन सा है? जो बैटरी में डलता है बेटा, ये बैटरी में डलता है। जब आप बैटरी में पानी डालते हो ना, और जो एसी से निकलता है, बैटरी में जो डालते हो और जो आपके घरों में एसी है उससे जो निकलता है वही होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये होता है, इसका पीएच मान एकदम 7 होता है, ठीक है। अच्छा अगर अम्ल की बात करते हैं तो मैंने बताया 0 से 7। अच्छा मैम कौन कौन से अम्ल है जिनका पीएच मान 0 के करीब है और थोड़ा सा 7 के करीब है? तो भाई आ जाओ बात करते हैं अम्ल और क्षारों की, बात करते हैं अम्ल और क्षारों की बेटा। वर्षा का जल, वर्षा का जल तो अम्लीय होता है बेटा, तभी तो उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा, या बेसिक वर्षा का जो पानी होता है, पानी मैंने बोला ना पानी, तो पानी जो होगा चाहे वो वर्षा का पानी हो, ठीक है, तो या फिर वो नॉर्मल पानी हो या फिर एसी से निकलने वाला हो, एग्जैक्ट उसको आप 7 ही मान सकते हो। लेकिन वर्षा में अम्लीय वर्षा भी आ जाती है, उसका पीएच मान अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि मैम अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पूछेगा अम्ल के प्रकार, तो अम्ल को पीएच मान के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है मैम, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो आपको पूछ ले पेपर में कि जो प्रबल अम्ल होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच मान होता है वो होता है 0 से 3 के बीच में। अगर किसी का पीएच मान 0 से 3 आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब दूसरे कौन से हैं बेटा? दुर्बल अम्ल, दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल, दूसरे हैं बच्चा दुर्बल अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। अब वीक एसिड जो होते हैं ये कौन से होते हैं? जिनका जो पीएच मान होता है वो 3 से या 3.1 से आप लिखेंगे, 3.1 से 6.9 के बीच में आता है, वो हो जाते हैं आप लोगों के दुर्बल अम्ल। तो जिनका पीएच मान 1 से 3 के बीच में आ रहा है वो स्ट्रोंग है, जला देंगे हमें, स्ट्रोंग है। और जिनका पीएच मान 3.1 से 6.9 के बीच में आ रहा है वो होते हैं कमजोर एसिड। कमजोर एसिड जो होते हैं ये खाने वाले एसिड होते हैं, खाने वाले एसिड बोलते हैं इनको, खाने वाले अम्ल होते हैं, इनको हम खाते हैं बेटा। ये एडिएबल एसिड होते हैं, इनको आप लोग खाते हो, ठीक है। अब खाने वाले हैं जैसे टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, पालक में होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में होता है ना, ये सब होते हैं दुर्लभ। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि जो एसिड होते हैं, जो खाने वाले एसिड है बेसिकली, इनका पीएच मान कितना होता है, ये या किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। तो अगर आप लोगों को पूछे जैसे कि ये एसिड के बारे में, अगर आप लोगों को पूछे
कि कौन सा एसिड किस में होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। पिछली बार पूछा भी गया था कि सेब में कौन सा एसिड होता है, तो सेब में होता है बेटा मैलिक एसिड, ठीक है। तो मैलिक अम्ल होता है सेब के अंदर, मैलिक अम्ल। तो सेब में होता है मैलिक अम्ल, और मैलिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है बेटा, ठीक है। नींबू आप लोग खाते हो, नींबू जो होता है, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, खट्टा होता है नींबू, तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल भी आपको पेपर में पूछा गया था कि किस में होता है, नींबू में। आगे है अंगूर, ये भी बेटा पूछा गया था पेपर में। अंगूर, अंगूर में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड आपको देखने को मिलेगा अंगूर में। बेटा अंगूर में ना मैलिक एसिड भी कई बार देखने को मिलता है। तो मैलिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल, कोई सा एक ऑप्शन आपको देगा पेपर में। अगर दोनों अलग अलग दे रखे हो तो टार्ट्रिक ही लगा कर आना, ठीक है। टमाटो, टमाटर में कौन सा एसिड होता है भाई, टमाटर आप खाते हो, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। आओ भाई विनेगर, सिरका, भाई सिरका हम खाते हैं, हमारे लीवर के लिए बहुत बेहतरीन होता है। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ये भी आपको पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। कर्ड या दही हो गई बेटा, दही हो गया, दूध हो गया, इनमें होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक। आओ भैया ऑरेंज, संतरा, अब सर्दियां आएंगी, होली के आसपास संतरे की भरमार होती है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बेटा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को भी कहते हैं हम लोग, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। बफरिंग हो रही है क्या क्लास में आज? वीडियो फिर से दिक्कत कर रही है क्या प्यारे बच्चों, ये बताओ। अब देखना, अब भी क्लास में दिक्कत हो रही है क्या, अब बताओ जल्दी से। अब भी क्लास में दिक्कत हो रही है क्या? हाँ बीएसएफ के लिए भी बिल्कुल ले सकते हो बेटा, ठीक है। चलो आओ, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के एसिड्स हैं, जो आप लोगों के पाए जाते हैं। अभी भी बफरिंग हो रही है, एक बार बताओ जल्दी से। अब तो ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आओ, तो आगे बात करेंगे चाय की। भाई चाय पीते हैं हम लोग, आइए चाय पी लीजिए। तो चाय में होता है टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल, ठीक है। चाय में होता है टैनिक अम्ल। कई बार ये कॉफ़ी में भी पूछ लेता है, तो कॉफ़ी पूछ ले या चाय पूछ ले, टैनिक अम्ल होगा, ठीक है। स्टमक जूस, यानी कि आपके पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपको मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट में होता है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और भैया चींटी और मधुमक्खी के अंदर, जो चींटी तुम्हें काट ले और मधुमक्खी काट ले, शहद बनाने वाली मक्खी काट ले आप लोगों को, तो इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। कई बार फॉर्मिक अम्ल को मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, तो ये आप लोगों को करने हैं याद, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को पूछ लेता है कि कौन सा एसिड किसके अंदर आपको मिलता है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आगे बात करेंगे कि मैम दुर्लभ एसिड कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं जो मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं। अच्छा पूछ ले मैम प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं।
तो भाई स्ट्रोंग एसिड, उसमें से एक स्ट्रोंग एसिड था जो आपके पेट में पाया जा रहा था। तो भाई HCl ये आपके पेट में पाया जाता है ना, स्ट्रोंग एसिड है। हाइड्रोजन ब्रोमिक एसिड जो है, ये डाइब्रोमिक एसिड जो होता है ये भी क्या है, प्रबल है। हाइड्रो आयोडिक अम्ल जो है प्रबल है। परक्लोरिक एसिड प्रबल है, क्लोरिक एसिड प्रबल है, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 ये सब क्या होते हैं, प्रबल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड हैं प्यारे बच्चों। इनका पीएच मान सभी का ज़्यादातर 0 से 3 के बीच में ही होता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रबल हैं प्यारे बच्चे। अब तो क्लास चल रही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बिच्छू के डंक में भी वही होता है बेटा, लाल चींटी में जो होता है फार्मिक एसिड जो होगा वही बिच्छू के डंक में भी होता है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैम बेस के बारे में अब हमें बता दीजिए, जो क्षार होते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो क्षार के बारे में चलिए बातें कर लेते हैं, बेस के बारे में अब हम बातें कर लेते हैं। तो हमने बात कर ली प्रबल अम्ल की और दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल मैंने आपको खाने वाले बताए और प्रबल अम्ल आपने अभी अभी देखे कि भाई वो होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, बेस की प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे क्षार की, बेस की। तो जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, इनका भी जो इनको भी 2 पार्ट्स में बांटा है। ये भी एक तरीके से प्रबल होते हैं बेटा, स्ट्रोंग। प्रबल क्षार बोलते हो जिसको आप लोग, स्ट्रोंग बेस बोलते हो जिसको, स्ट्रोंग बेस। ठीक है, और प्यारे साथी दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार होते हैं। अच्छा, इस वीक जिसको कहते हैं, वीक बेस। तो आपको पूछे कि मैम स्ट्रोंग कौन कौन से होते हैं, तो जिनका जो पीएच मान होता है, जिनकी पीएच वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, 14 होती है, 13 होती है, ठीक है, 12 होती है, 11 होती है, ये होते हैं स्ट्रोंग। जिनकी पीएच वैल्यू 14, 13, 12, 11 ये होती है ना, ये प्रबल क्षार होते हैं। और मैम दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू प्यारे साथियों 10 होती है, 9 होती है, 8 होती है, ठीक है, 8.9 तक जिनकी पीएच वैल्यू होती है, उनको आप लोग क्या कहते हो, वो होते हैं कमज़ोर अम्ल, वो कमज़ोर क्षार, वो होते हैं प्यारे बच्चे कमज़ोर क्षार। तो जिनकी पीएच वैल्यू 10 है, 9 है और 8.9 तक है, वो होते हैं आप लोगों के क्या, प्रबल दुर्लभ क्षार, कमज़ोर क्षार। ठीक है, जैसे पूछ ले कि 14 पीएच वैल्यू किसकी होती है, तो NaOH की होती है बेटा, NaOH। मैम NaOH के बारे में बताओ, अभी बताऊंगी। अगर पूछ ले 13 पीएच वैल्यू किसकी होती है, KOH की होती है बेटा, KOH की होती है। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को पूछ ले। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से प्रबल क्षार होते हैं। तो प्रबल क्षार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रबल क्षार ये हैं बेटा, ये हैं प्रबल क्षार, स्ट्रोंग बेस बोलते हो जिसको, स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग बेस। लीबियत हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यही है NaOH जो मैंने बताया था। इसकी भी पीएच वैल्यू 12 है, इसकी भी पीएच वैल्यू 14 है, और इसकी भी पीएच वैल्यू 14 है। ठीक है, आगे सुनो और देखो, ये सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पीएच वैल्यू 12 है, ठीक है, ये 13 है, और रुबेडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चे ये सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड हैं, ये सारे के सारे स्ट्रोंग हैं। ठीक है, स्ट्रोंग बेस हैं ये सारे के सारे, ये सारे के सारे प्रबल क्षार हैं बेटा। क्लियर? अब देखो आपको मैंने जो बताया ना पेपर में, यही ज़्यादा पूछा जाता है कि KOH की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो KOH की पीएच वैल्यू 13 से 12 बतानी है आपको, 13 से 12 होती है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू। NaOH की कितनी होती है ये पूछ लेता है, तो इसकी 14 होती है, ये बतानी है। तो मोस्टली यही ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, है ना, यही आपको ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जब हमें बिच्छू काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, तो हमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, खाने का सोडा। ठीक है, लिख लो या मत लिखो, PDF में आपको सब दूंगी मैं। ठीक है, ये PDF अपलोड कराऊंगी, PDF में आपको सब मिलेगा। आ जाओ, दुर्लभ अम्ल की बात करी हमने। दुर्लभ अम्ल तो मैंने आपको बता ही दिए थे, खाने वाले जो थे सारे। अगर एक बार आप दुर्लभ अम्ल देखना चाहते हो तो ये सारे दुर्लभ अम्ल ही है।
ये सिरके में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, कांच को काटने में काम आता है बेटा, कांच को काटना, ठीक है, कांच को काटने में काम आता है, कटिंग करने में काम आता है, ये कटिंग ग्लास, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोसायनिक एसिड। बेंजीनोइक अम्ल हो गया। बेंजीनोइक अम्ल जो होता है खाद्य परिरक्षक में यूज होता है, खाद्य परिरक्षक, ठीक है, खाद्य परिरक्षक यानी कि फूड प्रेजर्वेटिव्स, फूड प्रेजर्वेटिव्स, फूड प्रेजर्वेटिव्स में यूज होता है। जैसे अचार में डाल देते हैं, अचार खराब नहीं होता। जूस डब्बे वाले पैकिंग के जो सामान आते हैं ना खाने के, उनमें डाल दिया जाता है बेंजोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी में होता है बेटा, ये उसका फॉर्मूला है, जो चींटी में होता है, बिच्छू के डंक में होता है ना, मधुमक्खी के डंक में होता है, ये इनके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। समझ में आई अब बात आप लोगों को? बोलो, ठीक है। क्लियर आ गई बात? आगे बढ़े अब। बेटा आप चाहते हो लिखना आप लिख लो, नहीं चाहते हो लिखना मत लिखो, ठीक है। चलो आप देखो, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। आपको ना इस चैप्टर से पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर वो यही बनते हैं कि कौन सा एसिड किस में होता है और कौन सा क्षार किस में होता है। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था, यहां से एक तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये सारे आपको याद करने हैं कि सेब में कौन सा एसिड होता है, नींबू में कौन सा एसिड होता है, अंगूर में कौन सा एसिड होता है, टमाटो में, सिरके में, दही में, ऑरेंज में, ये सब आपको करने हैं। अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? यहां से तो बेटा बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, अब बफरिंग क्यों हो रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये एप्लीकेशन का इशू हो सकता है बेटा, इसीलिए बफरिंग आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर। एक सेकंड रुकना आप। अब तो बफरिंग नहीं हो रही है ना, अब तो सही है। पता नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, मुझे लग रहा है सही है क्लास। ठीक है चलो, अब क्लास सही चल रही है बेटा। चलो आ जाओ। तो ये चार्ट एक तो याद कर लेना आप लोग, ये आपको पूछेगा, ठीक है। इससे यहाँ पे कुछ और चीजें मैं ऐड करा रही हूँ, जैसे घास, घास में आपको पूछ लेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, घास में पूछ लेगा बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। आपको पूछ लेगा मक्खन में, मक्खन बटर जो होता है, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है, मक्खन में होता है ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, ये भी पूछ सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स मैंने अभी भी बताया, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, परसों की क्लास में, कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है इनमें होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। ठीक बेटा, अब तो बफरिंग नहीं हो रही है, क्लास तो सही चल रही है, ठीक है, कभी कभी रुक रही है बीच में, वो हो सकता है एप्लीकेशन में आपको दिक्कत कल से चल रही है उसकी वजह से हो। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H3H2CO3, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो होता है। चलो आ जाओ आगे बात करेंगे, ठीक, क्लियर बेटा।
ड्यू कितनी, ऐसे क्या तुम, मुझे लग रहा है कोल्ड ड्रिंक ही पीते रहते हो क्या हमेशा? ड्यू कितनी पीनी चाहिए? कभी कभार चल जाती है, बट ऐसा नहीं है कि डेली आप एक एक बोतल पी रहे हो, तो वो सही नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए अब हमने क्षार के बारे में भी बात कर ली भाई, अब हमने बात कर ली है बेस के बारे में भी। अब मैं आप लोगों को जो क्षार थे, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो NaOH और KOH होता है, इनके बारे में भी एक एक दो दो पॉइंट हैं जो आपको पेपर में पूछ लेता है। अगर आप लोग NaOH की बात करते हो तो बेटा NaOH के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा तो पेपर में आ जाता है। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं दाहक सोडा, इसी को कहा जाता है बेटा दाहक सोडा। ठीक है, तो ये आपको पूछ लेता है कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है। कास्टिक सोडा और दाहक सोडा तो हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, दरवाजा लगा दूं वरना छोटू राम यही घूम रहा है। तो कास्टिक सोडा हुआ और दाहक सोडा हो गया। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? तो इसका इस्तेमाल हम कठोर साबुन बनाने में भी करते हैं। कठोर साबुन, कठोर साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कठोर साबुन बनाना, जो आपके कपड़े धोने की साबुन होती है ना, वो होती है कठोर साबुन। हार्ड सोप बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हार्ड सोप बनाने में। इसी का इस्तेमाल करते हैं लुगदी बनाने में, कागज की जो लुगदी होती है, लुगदी बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लुगदी बनाने में तो इसका इस्तेमाल करते हैं पेपर इंडस्ट्री के अंदर, पेपर एंड टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और लुगदी बनाना मतलब कागज या पेपर की जो लुगदी होती है वो बनाना, और कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा उद्योग में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल इतनी जगह होता है। तो ये पॉइंट आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि दाहक सोडा किसको कहते हैं, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, और इसका इस्तेमाल होता है कठोर साबुन बनाने में और पेपर की लुगदी बनाने में, कपड़ा उद्योग में। ठीक, अब आ जाओ दूसरे की बात करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पूछे गए हैं पेपर में। दूसरा पॉइंट क्या है? KOH, KOH भी एक क्षार है भाई। तो KOH का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसको कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। ठीक है बच्चा, अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नहाने की साबुन बनाने में। जो आप घरों में नहाते हैं ना, उसको कहते हैं सॉफ्ट साबुन। इसका इस्तेमाल करते हैं हम सॉफ्ट सोप बनाने में, सॉफ्ट सोप यानी कि नहाने के साबुन बनाने में, नहाने के साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल नहाने के साबुन बनाने में होता है। ठीक है, नहाने के साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। तो ये आपको इतने क्षार थे जो पेपर में आते हैं बेसिकली, और इतने एसिड थे जो पेपर में आते हैं, और किसका पीएच मान कितना है वो भी मैंने आपको बताया। अब एक और चार्ट है जिसको हम करने वाले हैं, जो आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है, फिर ये टॉपिक आपका, इसमें बस सोल्ट और बचेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म। तो देखो पीएच वैल्यू और आ जाती है पेपर में इस चैप्टर से। एक तो आपको पूछेगा कि किसमें कौन सा एसिड है, और दूसरा उस एसिड की पीएच वैल्यू भी आपको पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ ले कि हमारे पेट में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो सबसे स्ट्रोंग है बेटा ये, HCl की पीएच वैल्यू 0 है, सबसे स्ट्रोंग एसिड है। लेकिन जब ये हमारे पेट में होता है, तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा था कि जब HCl हमारे पेट में होता है तो इसकी पीएच वैल्यू 2 से 3 हो सकती है। ठीक है, जब हमारे पेट में है तो 2 से 3 इसकी पीएच वैल्यू है। आगे बात करेंगे स्टमक एसिड। स्टमक एसिड यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है, लेकिन आप इसको करके चलेंगे 2 से 3, मैंने वहाँ लिखवा दिया है।
ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो रही है चीज़ें, तो यहाँ पे आप 2 से 3 करके चलेंगे, ठीक है। लेमन जूस, जो नींबू पानी हम लोग पीते हैं, तो नींबू पानी जो होगा बेटा, इसका जो पीएच मान है वो 2 होता है। विनेगर जो आप खाते हो, सिरका, सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। ऑरेंज हम लोग खाते हैं, संतरा, संतरे का पीएच मान कितना होता है? 3.5। सोडा या ग्रेप्स, अंगूर वगैरह आप खाते हो, या आप लोग सोडा पानी पीते हो, सोडा पीते हो, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 4। ठीक, आगे पूछ ले आपके खून का पीएच मान, या खून में जो प्लाज्मा होता है इसका पीएच मान होता है 7.7। लेकिन केवल आपको रुधिर का पूछे, केवल आपको रुधिर का पूछे बेटा, तो आप लोग बताओगे 7.4 होता है। केवल रुधिर का पूछे तो 7.4, लेकिन रुधिर में प्लाज्मा का पूछ ले तो रुधिर प्लाज्मा का पीएच मान होता है 7.7। ठीक है। एग वाइट, सफेद अंडे का जो सफेद भाग होता है, सफेद भाग, अंडे का सफेद भाग जो होता है, ये होता है 8 पीएच मान। समुद्र का पानी बेटा, समुद्र, जो समुद्र होता है उसका पानी, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी है इसमें कितना होता है? तो समुद्र का पानी होता है, आप लोग बताकर चलोगे 8। ठीक है। बेकिंग सोडा, ये है खाने का सोडा, खाने का सोडा। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? तो खाने के सोडे का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना, NaHCO3। बहुत बार पेपर में आया है खाने का सोडा, और इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसी को, खाने के सोडे को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटा एसिड होते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल कौन होते हैं? प्रति अम्ल होते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने आपको लिखवाया था जब आपने विलियन पढ़े थे, लिखवाया था ना, इसको मैग्नीशिया का दूधिया भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड होती है वो दवाइयाँ जब एसिडिटी हो जाती है तो तब पीते हैं हम उनको। अमोनिया वाटर, अमोनिया पानी, अमोनिया मिलाया हुआ हो जब पानी में, अमोनिया का पानी जो होता है इसका पीएच मान होता है 11। ये भी आपको पूछ सकता है, इसका पीएच मान होता है बच्चा 11। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से बताओ। मीठा सोडा भी बोलते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछ लेगा पेपर के अंदर। तो इनकी पीएच वैल्यू भी आप लोगों को याद होनी है, करनी है। आ जाओ, जब दूध खराब हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, खट्टा दूध, जब दूध खट्टा हो जाता है उसका पीएच मान कितना होगा? 4.5 हो जाता है। ठीक है, 4.5 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर लेमन जूस दिया हुआ है बच्चा, और यहाँ पर दिया हुआ है नींबू पानी। दोनों का अलग अलग याद रखना। लेमन जूस में लेमन ज्यादा होता है, यानी लेमन का जूस, नींबू को जब निचोड़ते हो, नींबू जब निचोड़ोगे नींबू का जो पानी निकलेगा उसका पीएच मान कितना है? आप बताना। 2 है, क्योंकि नींबू जो है बहुत ज्यादा खट्टा है, प्योर है। लेकिन जब नींबू को पानी में डालकर लेमन वाटर बनाते हो तो उसका पीएच मान याद रखना 12 है। नींबू पानी, जब हम नींबू का पानी शरबत बनाकर पीते हैं, नींबू का शरबत, ऐसा समझो इसको, तो नींबू का जब शरबत बनाया तो 12 उसका पीएच मान होगा, क्योंकि 1 गिलास पानी में अगर 1 नींबू निचोड़ा तो वो डाइल्यूट हो गया है फिर। ठीक है, चलो। फ्रेश मिल्क, ताज़ा जो दूध होता है, जब आप दूध लाते हो शाम को तो ताज़े दूध का पीएच मान 5 होता है, लेकिन जब वो खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान 4.5 होता है। ह्यूमन सलाइवा, तुम्हारे मुंह में जो लार होती है इसका पीएच मान होता है 6.8 बेटा। कितना होता है? 6.8। ठीक। प्योर वाटर, मैंने बताया पानी जो पीने वाला है या प्योर वाटर, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है,
टोमेटो जूस, टमाटर का जूस जो होता है, टमाटर का रस जो होता है बेटा, इसका पीएच मान होता है 4.2। ठीक है, 4.2। क्लियर। अब नींबू का पर शरबत तो पढ़ लिया। 12 ड्रेन क्लीनर्स जो होते हैं, जो कि नाली वगैरह को साफ करने वाले जो क्लींजर आते हैं, इनका होता है बेटा 13। ठीक है, जो कि जैसे हार्पिक वगैरह आते हैं आप लोगों के, हार्पिक हुआ, या आप दूसरा फिनाइल वगैरह जो इस्तेमाल करते हो। कास्टिक सोडा देखो 14 मैंने बताया था, कास्टिक सोडा जिसको दाहक सोडा भी कहते हो, है ना, NaOH जो होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप पीछे भी पढ़ चुके हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड में जो आपने पढ़ा था। ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा था ना ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड भी बोलते हैं जिसको। तो कोई से भी फॉर्मेट में आ सकता है। और हम कॉफ़ी या चाय जो पीते हैं उसका पीएच मान होता है, आप बताकर चलोगे 5.6। तो कॉफ़ी हुआ और प्यारे बच्चे चाय हुआ, इनका पीएच मान होता है 5.6। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या हो तो। जल्दी से बताओ भाई। हिंदी में बेटा, मैंने हिंदी भी सबकी लिख दी है, साथ साथ हिंदी भी मैंने सबकी लिख दी है। एक बच्चा पूछ रहा है टीयर्स जो होते हैं, आंसू, टीयर्स जो होते हैं बेटा, आंसू जो होते हैं, इनका पीएच मान अगर आप देखोगे तो आंसू जो होते हैं इनका पीएच मान 6 से आप लोग मानकर चलते हो 7.2 के आसपास होता है। ठीक है, आंसुओं का पीएच मान 6 से 6.2 के आसपास होता है। अगर आपको पूछ ले मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यूरिन, जो हमारा यूरिन निकलता है, इसका पीएच मान होता है, आप बताओगे 6। मूत्र का पीएच मान होता है प्यारे साथियों 6। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये भी आपको चीजें पूछ सकता है। अमोनिया बेटा एक गैस होती है जो कि हमारे मूत्र से निकलती है। तो इस चैप्टर से बेसिकली एक तो पीएच वैल्यू याद करनी है और किसमें कौन सा एसिड होता है ये याद करना है। ठीक है, अब आपके एसिड और बेस हो गए खत्म। अब हम बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चे, सॉल्ट की। अब हम बात कर कर चलेंगे सॉल्ट की। तो आ जाओ बात करते हैं अब हम सॉल्ट की प्यारे बच्चे। तो आओ आगे बात करेंगे हम सोल्ट की। अब भाई सोल्ट क्या होते हैं मैडम, लवण क्या होते हैं। अगर हम लवण की बात करें तो लवण क्या होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं। तो प्यारे साथियों आपने पढ़ा जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे वो तो एसिड है, जो जलीय विलयन में OH आयन दे वो बेस है। लेकिन जो लवण होते हैं ये अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो तब बनते हैं लवण। तो लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, अम्ल व क्षार की, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा बनने वाले उत्पाद, बनने वाले उत्पाद, ठीक है, बनने वाले उत्पाद लवण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे लवण क्या होते हैं, लवण वो हैं जब अम्ल और क्षार मिलते हैं और दोनों को मिलकर एक अभिक्रिया होती है जिसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनने वाले उत्पाद होगी। मैम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्यारे साथियों वो अभिक्रिया जिसमें जल का निर्माण हो और साथ ही जिसके अंदर क्या बने, जिसके अंदर आप लोगों का सॉल्ट बने। जैसे कि फिर से बफरिंग हो रही है भाई, एप्लीकेशन में इशू आ ही रहा है। अब क्लास चल रही है आप लोगों की, ये बताओ मुझे एक बार। अब आप लोगों की क्लास चल रही है या नहीं ये बताओ।
अब क्लास सही चल रही है बेटा? चलो आ जाओ। तो सोल्ट को एक बार समझो, फिर ये चैप्टर समझो कंप्लीट ही हो गया है। ठीक, चलिए। तो देखो, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे, मैंने कहा था HCl एक अम्ल है बेटा, और हमने अभी अभी पढ़ा NaOH एक क्षार है बेटा। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये NaOH है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण। मैम कैसे बनेगा लवण? तो प्यारे बच्चे NaCl अलग हो जाएंगे, यानी कि NaCl निकल जाएगा। ये होता है सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये प्यारे बच्चे खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड है ये, इसी को आप खाते हो बेटा, यही है नमक। तो नमक भी एक तरीके का सोल्ट, नमक को सोल्ट ही बोलते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक तरीके का लवण ही है। तो यहाँ पर अम्ल ने और क्षार ने अभिक्रिया करी तो बन गया सोडियम क्लोराइड और निकल गया पानी। तो निकल गया प्यारे बच्चे पानी बाहर। तो यही अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये पूरी अभिक्रिया उदासीनीकरण है, और इसी अभिक्रिया में सोल्ट का निर्माण हुआ, लवण का निर्माण हुआ। तो जब अम्ल और क्षार जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सोल्ट का निर्माण, और साथ में पानी भी बाहर निकलता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षार का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो जो सोल्ट का जो निर्माण, लवण जो बनते हैं वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, तो लवण का निर्माण होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा, यानी कि ठीक है। अच्छा बेटा, मोहिंदर पहली बार क्लास ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपका स्वागत है, बट आज थोड़ा सा बफरिंग ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इशू हो रहा है, जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन टूट रहा है। तो मेरा भी कंसंट्रेशन खुद टूट रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। खैर, हमें चीज़ें जो भी 10% भी अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आई। अब जो लवण बनते हैं ना, ये कई तरीके से बनते हैं, कई तरीके से। जैसे कि अभी हमने पहला एग्जाम्पल दिया आपको, इसमें ये जो HCl है बच्चा और NaOH है, HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ आप लोग कि HCl एक कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? जल्दी से बताओ, HCl एक कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है या दुर्लभ अम्ल है? तो आप कहोगे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर मैं इसकी बात करूं NaOH की, तो NaOH भी एक प्रबल क्षार है बेटा। यानी ये जो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हो रही है इसमें दोनों ही प्रबल हैं, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। तो ये अभिक्रिया हो रही है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में। लेकिन अगर हम दूसरी प्रक्रिया को देखें तो कई बार न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जो होती है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य ना होकर दुर्लभ अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अगर बात करी तो कई बार आपको पेपर में ये पूछ लेता है कि जो सोल्ट बनते हैं, ये जो लवण बनते हैं, ये कितने प्रकार की अभिक्रियाओं से बनते हैं। तो लवण जो बनते हैं बेटा, इसमें आप लोग जब इसको बनाओगे तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो उसको कहेंगे न्यूट्रल अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो। तो उदासीन लवण बनेंगे। जैसे आपने अभी भी पढ़ा, नमक बन रहा था बेटा, NaCl बन रहा था, ये उदासीन होता है नमक, ये उदासीन है बेटा, ये उदासीन लवण होता है जो नमक होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल सोल्ट होता है। लेकिन अगर आप लोग एसिड लेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एसिड आपने प्रबल लिया और प्यारे बच्चे बेस आपने कमजोर लिया, तो जो अभिक्रिया होगी ना वो उस पर होगी निर्भर जो कि आपने स्ट्रॉन्ग लिया है। तो जैसे कि अगर आप इसको समझें कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, H2SO4 आपने लिया, H2SO4 भाई ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मैडम, बिल्कुल। अब इसी के साथ आपने ले लिया कमजोर क्षार। कमजोर क्षार क्या होता है? आपने अभी अभी पढ़ा था कि कमजोर क्षार की कैटेगरी में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो इन दोनों की अभिक्रिया जब होगी, ये क्या है? कमजोर, क्या है भाई? वीक। ये वीक क्या है प्यारे बच्चे? आप लोग बताएंगे वीक बेस है, ये कमजोर क्षार है ये। ठीक है,
तो ये स्ट्रोंग एसिड है, ये कमजोर क्षार है, तो बनने